हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सबसे आखिरी पार्ट, जिसके अंदर हम इसके बचे कुछ सारे पार्ट्स को कवर कर जाएंगे। ठीक है, इसमें हम आखिरी पार्ट में क्या कवर करेंगे तो ये देखते हैं बेटा। हम लोग डीसी एंड एसी हम लोग इसमें जानेंगे। हम जानेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। उसके बाद हम जानेंगे कुछ डोमेस्टिक सर्किट्स में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कॉमनली, जिनको हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप फिजिक्स के नज़रिए से जानें या फिर नॉर्मल एज अ सिटीजन जानें, आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कहाँ पे किस टर्म्स को क्या कहते हैं। क्योंकि घरों में भाई बिजली तो आती ही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी आएगी ही आएगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो बहुत सारी अ, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जैसे टीवी चलती है, मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है, एसी चलता है, कूलर चलता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें जानना भी आवश्यक है कि आखिर इनका प्रोसेसिंग कैसे होता है और इनके अंदर कैसे बिजली फ़्लो करती है। कैसे कोई बहुत सारी घटनाएँ अक्सर हमको सुनने में मिलते हैं कि भाई बिल्डिंग में कहीं आग लग गई, कैसे आग लगी? तो भाई इलेक्ट्रिक करंट से आग लगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पे ध्यान देने में आवश्यक होगी, और मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊँगा कि कैसे हम लोग हैज़ार्ड और प्रिकॉशंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग। तो आइए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीसी एंड एसी। तो डीसी एंड एसी है क्या? तो डीसी एंड एसी के डीसी का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है बेटा। ठीक है। और एसी का मतलब क्या होता है? एसी का मतलब होता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है ये? अल्टरनेटिंग करंट। अब दोनों को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो डीसी करंट का मतलब ना बेटा कि जैसे जैसे अगर आपके सामने दो पोल्स दिए हों, एक प्लस और एक माइनस, तो जिस जिस पे सिस्टम में हमें प्लस और माइनस का सीन पता चल जाता है कि ये वाला पोल प्लस है और ये वाला पोल माइनस है, तो हम उसे कहते हैं क्या? हम उसे कहते हैं बेटा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का एक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं बेटा, तो मैं आपको एक बैटरी दिखाता हूं डायरेक्ट करंट के लिए। डायरेक्ट करंट के लिए हम यहाँ पे एक बैटरी देख सकते हैं। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, चाइनीज वाली, जिसमें आप देख सकते हो इस साइड प्लस लिखा हुआ है और इस साइड क्या लिखा है बेटा? माइनस। यानी ये डिसाइड करती है, ये कंफर्म करती है कि एक पोल प्लस है और एक पोल माइनस है। जब हमें ऐसी अंदाजा होता है कि भाई ये कंफर्म हुआ है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पोल्स हैं, तो उस तरह के कंडीशंस में आता है बेटा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? तो डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। एक बार जितना करंट आउटपुट करेगा उतना ही करंट कंटिन्यूसली आउटपुट करता है, कंटिन्यूसली उतना वोल्ट आउटपुट करता है, और वो वोल्टेज में कोई ड्रॉपलेट ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है बेटा? वो पोटेंशियल क्या होता है? 9 वोल्ट कांस्टेंट होता है, कि कांस्टेंट 9 वोल्ट अपने अंदर से क्या करेगा? वो आउटपुट करेगा। तो अब एक बात आती है हमारे पास कि डायरेक्ट करंट का ये तो समझ में आ गया कि भाई जितने भी बैटरी सोर्स हैं, बैटरी सोर्स होते हैं ना बेटा, जो भी बैटरीज होते हैं, स्टोरेज लिड स्टोरेज बैटरी, मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, हर जगह की जो बैटरियाँ होती हैं, जो कि पानी वाली या फिर सूखी, वो सारे की सारी होती हैं बेटा जो निकालती हैं अपने अंदर से डीसी करंट, यही डायरेक्ट करंट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब भी उन बैटरीज को देखा है, आपने भी जरूर देखा होगा, तो उनमें आप देखोगे कि एक तरफ रेड कलर का सिंबल होता है और एक तरफ ब्लैक कलर का सिंबल होता है, यानी एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि एक पोल से हमेशा प्लस निकलेगा और दूसरे पोल से हमेशा माइनस निकलेगा। तो डीसी करंट की हम लोग बात करें कि डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होता है बेटा, जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट क्या बताता है? स्ट्रेट बताता है कि जो प्लस है उससे हमेशा प्लस निकलेगा, जो माइनस है उससे हमेशा माइनस निकलेगा, दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है बेटा? तो इसे ही कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। तो ये था कंडीशन डायरेक्ट करंट का। एग्जांपल मैंने आपको बैटरी दिखाई। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो जैसा इसका नाम है अल्टर, अल्टर माने परिवर्तन। अल्टर मतलब क्या होता है बेटा? परिवर्तन, अपने अंदर चेंजिंग करते रहता है। तो जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो इसकी जो पोलैरिटी होती है बेटा, कभी प्लस होती है, कभी माइनस होती है, कभी माइनस होती है, कभी प्लस होती है। तो अगर आपके घरों में बिजली के बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स में प्लग्स होंगे, प्लस के बगल में खोसने वाला भी सीन होगा जिसको सॉकेट्स कहते हैं, उन सॉकेट्स के आसपास कभी गौर से देखना बेटा, कहीं प्लस या माइनस का सीन होता है? नहीं होता। आप जब टीवी या वॉशिंग मशीन या कोई भी ये प्लग आप एंटर करते हो मेन बोर्ड के अंदर, तो क्या ये देख के करते हो कि प्लस वाला प्लस में जाएगा और माइनस वाला माइनस में जाएगा? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? तो सीन ये है बेटा कि जो बोर्ड होते हैं, जो हमारे घर में मेन कनेक्शन में से, जो वायरिंग में से, जो हमारे जो घर में करंट, हमारे घर में पोटेंशियल आता है जो पावर हाउस से, वो
एसी सोर्स होता है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होता है, और वो सोर्स क्या होता है, कंटिन्यूसली अपने पोलैरिटी को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो अगर आपके घर में 5 पिन सॉकेट है, इस तरीके का होता है बेटा बोर्ड के अंदर, तो एक बार इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, फिर इसमें माइनस होगा, फिर इसमें प्लस होगा, और ये चीजें कंटिन्यूसली क्या होती रहती है बेटा, चेंज होती रहती है। और इसके चेंज होने का भी सीन है, ठीक है, क्या है बेटा, इसके चेंज होने का भी सीन है। और इसी को हम लोग सीन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि जो बोर्ड में जो पावर सोर्स होता है वो कितना जल्दी अपना पोलैरिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अब ये आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल। वैसे तो कहेंगे बेटा कि आप लोग सर तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली होता है, क्योंकि प्लग पे कभी भी प्लस माइनस लिखा नहीं होता है जब भी हम खोजते हैं, तो जो भी हम एसी सोर्स में खोजते हैं, जब भी हमको बैटरी में खोजना होता है तो बोला जाता है कि प्लस का प्लस में खोजना और माइनस का माइनस में खोजना। पर बोर्ड में ऐसा क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि बोर्ड में कंटिन्यूसली अपनी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कभी इसमें प्लस रहेगा, फिर कुछ देर बाद माइनस हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो इस तरह का जो ग्राफ ड्रॉ होता है बेटा यहाँ पे, वो देख सकते हैं हम लोग ग्राफ, वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये ग्राफ बनाया जाता है। अब इस ग्राफ में सीन क्या है बेटा, कभी गौर करना, तो इस ग्राफ में ऊपर वाले पार्ट को हम प्लस कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। अब दिख रहे हो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है बेटा। और ऐसा ही अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, ये ऐसे ही करंट फ्लो करता है। डायरेक्ट करंट कैसे फ्लो करता है, एकदम स्विंग से, एकदम सीधे, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो करता है बेटा, बिल्कुल ऐसे ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, एकदम मस्त हिलोरे मारते हुए फ्लो करता है, वेव का फॉर्मेशन करता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यानी देख सकते हो कि हर सेकेंड के बाद पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, तो अब ये सीन क्या है कि ये है अल्टरनेटिंग करंट, यानी अपने उसके अंदर पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, वेरिएशन कर रहा है, प्लस माइनस, यानी वोल्टेज जीरो, फिर 220, फिर जीरो, फिर 220, फिर जीरो, फिर 220, 311, फिर 311 जीरो, 311 जीरो, ऐसे कंटिन्यू करता रहता है। तो जब हम एवरेज निकालते हैं बेटा तो हमको 220 वोल्ट मिलता है, यानी कहते हैं कि 220 वोल्ट हमारा जो पोटेंशियल है वो एवरेज पोटेंशियल देता है, 220 वोल्ट, ठीक है। अब इसका भी सीन है कि हमारे घरों में कितना जल्दी ये पोलैरिटी चेंज होती है बेटा, कितना जल्दी प्लस और कितना जल्दी माइनस होता है। तो इंडिया में ये होता है बेटा आपका 50 हर्ज। कितना होता है बेटा, 50 हर्ज होता है। 50 हर्ज का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होती है, यानी कि ये 1 मिनट में, 1 सेकेंड में 100 बार प्लस और 100 बार माइनस होता है, ठीक है बेटा। 1 मिनट में 100 बार नहीं कह सकते, हाँ 100 टाइम्स होता है, 100 साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें 50 बार प्लस होता है और 50 बार माइनस होता है, ठीक है। तो 50 हर्ज का मतलब ये होता है बेटा कि जिसमें 50 बार प्लस हो और 50 बार माइनस हो, तो इसे ही कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, जो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर सीन क्रिएट होती है, ठीक है बेटा। तो ये था सीन बेटा टोटल हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का, ये कंडीशन जो हमें पता चला अभी। और डायरेक्ट करंट का मतलब जिसकी प्लस माइनस फिक्स होती है, और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब जिसका प्लस माइनस फिक्स नहीं होता, यानी ये करंट कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, इसके पावर में परिवर्तन कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ये वाला सीन है बेटा अल्टरनेटिंग करंट का, और ऊपर वाला है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के तौर पे एक और समझ सकते हैं हम लोग कि मान लो चलो कि बेटा, हाँ मान चलो कि आप खाना खा रहे हो और आपको तीखा लग गया, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले काम पानी खोजोगे। अगर उस समय आपके सामने कोई रख दे कि ले लो बेटा गोल्ड ले लो, तो गोल्ड नहीं चाहिए उस समय बेटा, गोल्ड नहीं चाहिए, उसमें क्या चाहिए, उस समय चाहिए पानी, क्योंकि पानी के बिना आप, मतलब पानी ही आपके लिए एकदम मेन चीज़ है। तो जब आप पानी की तरफ, कोई भी चीज़ को देखते बिना सीधा पानी की तरफ टूटोगे, पानी की तरफ आगे बढ़ोगे बेटा, ठीक है। तो ये जो केस होता है, इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट हो एकदम, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है डायरेक्ट करंट। और एसी करंट क्या है, ये कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज कर देता है, कभी पानी कभी दूध, कभी पानी कभी दूध, कभी पानी कभी दूध। तो इस तरीके का सीन जो होता है, तो उस तरीके में बेटा होता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डायरेक्ट करंट। तो ये सारे हो गए बेटा। और भी बेहतरीन एग्जाम्पल हम इसमें कवर कर सकते हैं डायरेक्ट करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट में। डायरेक्ट करंट का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई बंदा है जो लगातार जीत रहा है बेटा, ठीक है। लगातार का मतलब रेस दौड़ रहा है, जीत जा रहा है, दौड़ रहा है, जीत जा रहा है, ठीक है, सबसे फास्ट दौड़ रहा है एकदम। तो ये वाला हो गया डायरेक्ट वाला कंडीशन। अल्टरनेटिंग का मतलब कभी
आगे, कभी आगे निकल जा रहा है, कभी पीछे आ जा रहा है, कभी आगे निकल जा रहा है, कभी पीछे आ जा रहा है, यानी किसी से आगे, किसी से पीछे, किसी से आगे, किसी से पीछे। तो जब इस तरह का केस होता रहता है बेटा, तो इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बाय डिफॉल्ट आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर होता है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कंटिन्यूसली इसके अंदर चेंजिंग होती रहती है। ओके, तो ये वाला सीन था बेटा आपका अल्टरनेटिंग करंट का। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर का। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? तो अभी इलेक्ट्रिक जनरेटर से जनरेटर होता क्या है? तो जनरेटर नाम से ही पता चलता है हमको क्या, जनरेटर नाम से हमें क्या पता चलता है? तो जनरेटर नाम से हमें पता चलता है कि वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर दे, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, अब इलेक्ट्रिक जनरेटर बेटा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। इसीलिए बेटा मैंने आपको एसी और डीसी करंट बता दिया। अब एसी जनरेटर कैसा करंट प्रोड्यूस करेगा? तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसकी पोलैरिटी क्या होती रहेगी बेटा? चेंज होती रहेगी। यानी कुछ देर के लिए एक पिन प्लस होगा तो माइनस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। तो वो कितनी बार? 50 साइकिल, 100 साइकिल हो गई, तो 50 बार प्लस हो जाएगा और 50 बार माइनस हो जाएगा 1 सेकेंड में। यानी सोचो बेटा कितना फास्ट होता है। ठीक है, ये हो गया सीन एसी का केस। अब डीसी मैंने बताया था डायरेक्ट करंट, जिसमें केवल एक पोलैरिटी निकले, प्लस तो प्लस रहे, माइनस तो माइनस रहे। तो यहाँ पे डीसी है बेटा, डीसी जनरेटर, जिसमें केवल डीसी करंट निकलता है। एक पोल से प्लस निकलेगा और एक पोल से कंटिन्यूसली माइनस निकलेगा, तो उसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। ओके, तो ये दोनों चीज़ों का बेटा हमने ग्राफ यहाँ पे, मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, और फिगर के हम दम पे ही हम लोग यहाँ पे इसके अंदरूनी पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर में, तो इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? तो इसका प्रिंसिपल है कि ये क्या कहते हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, नहीं करंट नहीं, तो मोटर का हो गया बेटा। ठीक है, जब भी कोई कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, गौर करना बेटा, जब भी कोई कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और उसको क्या कर दें? रोटेट कर दें, तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा? रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होगी उस कंडक्टर पे, और उसके वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस होगा आपका इंड्यूस करंट। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? इंड्यूस करंट। और इसी फिनोमेना को कहते हैं हम लोग जनरेटर फिनोमेना। ठीक है, कैसे? तो कंडीशन समझ सकते हैं हम लोग। जनरेटर क्या सीन है? द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जब हमको उसको रोटेट करेंगे, उससे क्या बनेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा। तो अक्सर आपने डैम में देखा होगा, डैम में नहीं देखा हो तो सुना होगा कि डैम में बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, टरबाइन जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जब पानी गिरता है तो वो टरबाइन नचता है, और उस टरबाइन का एक हिस्सा जनरेटर में लगा होता है, और जब वो टरबाइन नचेगा तो जनरेटर नचेगा, और जनरेटर नचेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? बिजली प्रोड्यूस करेगा। तो क्या ये प्रिंसिपल वर्क किया? एकदम किया, कि वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा आपका जनरेटर का। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में प्रिंसिपल की बात करें कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें और उस पर क्या करें? मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, यानी इसको घुमाएं, तो घुमाने की वजह से हमें क्या प्रोड्यूस होगा? घुमाने की वजह से हमें करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट दो ही तरह का होगा, एक एसी करंट होगा, एक डीसी करंट होगा। तो इनके बारे में समझेंगे कि एसी करंट और डीसी करंट में कैसे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अभी हमने बताया बेटा कि डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट, और एसी करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। ओके, चलिए, तो अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में प्रिंसिपल तो हो गया भाई, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे जब, तो यहाँ पे दो मैग्नेट होंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और एक कॉइल होगा। जैसा कि बता दूं मैं, ये एक कॉइल की बात की गई है। वैसे बेटा ऐसे करके हजारों कॉइल होते हैं एक जनरेटर के अंदर, क्योंकि एक कॉइल से बिजली प्रोड्यूस नहीं हो सकती, लेकिन हम हजारों कॉइल अगर इसमें बना देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये बिजली प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इस वजह से उन हजारों कॉइल में से बेटा हमने एक कॉइल को निकाल के यहाँ पे प्लेस किया है, और उसी कॉइल पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? उसी कॉइल पे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो गौर करेंगे जब इलेक्ट्रिक जनरेटर कंस्ट्रक्शन में, तो ये एसी, ये डीसी। अब अंतर क्या है? बहुत मामूली सा अंतर है, वही हम देखते हैं। मैग्नेट है, मैग्नेट है, कॉइल है, कॉइल है, मैग्नेट है, मैग्नेट है, कॉइल है, कॉइल है, सेम हो गया।
बेटा यहाँ पे बस यहीं पे बेटा सीन देखिए, दोनों में क्या है डिफरेंस है। यहाँ पे इसको बोलते हैं बेटा स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग, यानी जो रिंग सरकता हो उसको स्लिप रिंग बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन ब्रश, जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है। उसी तरह इसमें जो होता है बेटा वो स्लिप रिंग नहीं होता है, उसमें क्या होता है? कॉम्यूटेटर होता है। यानी कि यही एक डिफरेंस है एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर से अलग करता है। क्या कि एसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग होती है और डीसी जनरेटर के अंदर कॉम्यूटेटर होता है, या इसको हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। बेटा गौर करना, क्या कहते हैं इसको? इसको हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं बेटा, स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट का मतलब जब दोनों में गैप हो, और स्लिप का मतलब सरकने वाला। तो ये सरकने वाला रिंग है, पूरा कंप्लीट राउंड होता है, और ये स्प्लिट होता है, यानी दो अलग अलग भागों में ये जो रिंग होता है ये अलग अलग भागों में होता है। ठीक है, आप देख सकते हो दो अलग अलग भागों में रिंग है ये। चलिए, तो अब बारी बारी से कंस्ट्रक्शन तो क्लियर हो बेटा कि कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है। दोनों की लगभग सेम चीज़ है। इसको नचाते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं उड़ने चाहते बेटा, हम लोग क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में नचाते हैं। जैसे क्लॉक अगर इधर की तरफ घूम रहा है तो हम लोग उसके उल्टे दिशा में इसको नचाने की कोशिश करते हैं मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करके। ठीक है, अगर हम सेम डायरेक्शन नचाएंगे क्लॉकवाइज में तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही क्या करना है? नचाना है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर गौर करें हम लोग तो कंस्ट्रक्शन की अपर वाली सीन तो सेम है, सीन चेंज यहाँ पे हुआ है स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग के लिए केस में। ठीक है, फिर देखो बेटा यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है और इसमें भी गैल्वेनोमीटर लगाया है, और गौर करो कि इसमें जो पोलैरिटी है वो फिक्स नहीं है, कोई भी प्लस और कोई माइनस हो सकता है, लेकिन इसमें देखो फिक्स है, यहाँ से प्लस निकलेगा और यहाँ से माइनस निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ फिक्स है डीसी करंट में, क्योंकि ये पता है डीसी करंट में कि पोलैरिटी फिक्स होती है। प्लस वाले वायर से प्लस निकलता है और माइनस वाले वायर से माइनस निकलता है। ये बिल्कुल कन्फर्मेटरी है बेटा, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग क्या है? तो अभी देखिए बेटा, जैसा कि ये एक प्रिंसिपल यूज होता है जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही सीन है ना कि जब भी हम कॉइल को मैग्नेट के बीच में रोटेट करते हैं तो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो बेटा ना, तो उस केस में हम किसका प्रयोग करेंगे? उस केस में हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग पार्ट 2 में चर्चा किए हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ यूज होता है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में होता है। और यहाँ पे जिस तरीके से ये बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग प्रयोग करेंगे बेटा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ओके, बिना कोई दिक्कत में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या बेटा? ठीक है, सबसे पहले आप देख लो बेटा कि ये है इसका मोशन, यानी इसका मोशन कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका मोशन कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे करके। अगर ये है तो अगर ये वाला है तो बेटा ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, गौर करना, ये ऐसे हो रहा है ना, ये जो कॉइल है वो ऐसे करके डायरेक्शन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कंडीशन है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है, क्या बोलता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये है हमारा, आपका हो जाता है ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ठीक है बेटा, और ये हो जाता है आपका मोशन। तो जो ये डायरेक्शन देगा वो बताएगा हमें क्या? वो बताएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो गौर करना कि अभी देखो बेटा, नॉर्थ टू साउथ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है, ये है, ये। ठीक, ये है बेटा। ये अंदर जा रहा है ना बेटा? ठीक है, अंदर की तरफ ले जाएंगे हम इसको, तो फोर्स हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट जो होता है बेटा ये ऐसे जा रहा है, तो ये वाला पार्ट आएगा बाहर। ठीक है बेटा, गौर करना, ये वाला पार्ट आएगा बाहर और ये वाला पार्ट जाएगा अंदर। गौर करना बेटा, तो इस वाले पार्ट में हम चेक करें तो ये है हमारा कंडीशन। तो सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देख सकते हो ये है मैग्नेटिक फील्ड बेटा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड अटैच हो गया। उसके बाद बेटा ये है फोर्स है, यानी कि यहाँ से मोशन होगा। तो आप देख रहे हो बेटा ये वाला कॉइल बाहर की तरफ आ रहा है, देख रहे हो बाहर की तरफ आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। तो करंट डायरेक्शन क्या होगा बेटा? करंट का डायरेक्शन होगा अपवर्ड, यानी करंट डी से सी की तरफ जाएगा। गौर करना, करंट डी से सी की तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, जब इसमें डी से सी की तरफ जाएगा तो बी से ए में क्या होगा? तो बी से ए में बेटा देख रहे हो, बी से ए वाला जो आएगा वो हो जाएगा आपका नीचे की तरफ जाएगा बेटा। ठीक है, ये जब ऐसे जा रहा है तो उस केस में ये नीचे जाएगा। तो नीचे वाले केस में क्या करते हैं हम लोग? तो गौर करेंगे। ठीक है बेटा, ये देखो
ये देखो ये वाला सीन हो गया। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, और ये है मोशन यानी अंदर की तरफ जा रहा है। तो उस केस में करंट डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। देखो बेटा करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इसके उसके वायर से, उसके टर्मिनल से दो ठे रिंग अटैच होता है। एसी जनरेटर की बात कर रहा हूँ बेटा, एसी जनरेटर, ठीक है। उससे दो ठे टर्मिनल में से रिंग अटैच होता है, जिसको बोलते हैं स्लिप रिंग। वो रिंग हमेशा स्लिप करती रहती है, उसके ऊपर वायर क्या करता है बेटा, कंटिन्यूअसली स्लिप करता रहता है। तो जब ये वाला केस होता है, जब जब ये वाला जो हमारा साइड होता है बेटा डी सी, जब इधर होता है, तो उस केस में मान चलो कि अगर ये प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी समय बीए वाला जो साइड है बेटा वो माइनस प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर। और जो ही ये नच के ऐसे हो गया, मतलब जो ही ये ऐसे था, अब जो ऐसे हो गया, तो जो डीसी साइड था वो पहुंच जाएगा बेटा एबी के साइड में, और जो एबी वाला साइड था वो पहुंच जाएगा डीसी के साइड में। होगा ही होगा भाई, नचेगा तो होगा ही होगा। तो जब ऐसा होगा तो फिर से क्या होगा, ये वाला साइड जो माइनस प्रोड्यूस कर रहा था अब वो प्लस प्रोड्यूस करेगा, और जो प्लस प्रोड्यूस कर रहा था वो माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो बेटा एक जो ऐसे कॉइल होता है ना, एक जो ऐसे कॉइल होता है, अभी मान लो ये वाला प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला माइनस, तो जो ही वो घूमा तो अब ये वाला प्लस प्रोड्यूस करेगा और ये वाला माइनस। तो ये देख रहे हो ना, ये कंटिन्यूअसली ऐसे कितनी बार घूमते हैं, बहुत बार घूमते हैं, बहुत स्पीड से घूमते हैं। ऐसे करके बेटा बहुत सारे कॉइल से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, करंट से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, देखिए पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। और पोटेंशियल के रास्ते हमें यहाँ से एक बार यहाँ पे प्लस मिलता है और यहाँ पे माइनस, और एक बार यहाँ प्लस मिलता है, यहाँ पे माइनस, और ये सीन आके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में हमें पता चलता है कि हाँ गैल्वेनोमीटर में इंडिकेशन हो रहा है, ये इसका मतलब कि एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पावर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में एसी सर्किट के बारे में बेटा, ठीक है। ये एसी जनरेटर ऐसे ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है, गौर करना। क्या मैंने बोला कि जो डीसी साइड इधर है, अगर वो प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए बी साइड क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, माइनस प्रोड्यूस कर रहा होगा। और जो ही वो घूम के इधर की तरफ आएगा, तो अब ये वाला माइनस प्रोड्यूस करेगा और ये वाला क्या करेगा, प्लस प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे प्लस माइनस साइड्स क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से यहाँ से पोलैरिटी बदलती रहती है रिंग्स की, ठीक है। एक बार ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली क्या होता रहता है, बदलता रहता है, क्लियर। तो और उसके बाद बेटा स्लिप रिंग से जो कि R1 R2 दो स्लिप रिंग है, उससे बेटा दो कार्बन ब्रश अटैच रहते हैं। कार्बन ब्रश क्या करते हैं, कार्बन ब्रश उस रिंग पे से करंट को ऑब्जर्व करते हैं और एब्जॉर्ब करके वायर के रास्ते से कहाँ भेजते हैं, जहाँ पे आपको जरूरत है। तो यहाँ पे कहाँ भेजा जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में। और जब गैल्वेनोमीटर में जाएगा तो गैल्वेनोमीटर बताएगा कि हाँ इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का बेटा काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें करंट की सेंसिटिविटी बताता है कि करंट है कि नहीं है, ओके। तो ये हो गया बेटा गैल्वेनोमीटर। और एक ये लंबा शाफ्ट होता है जिसको बेटा कहते हैं हम लोग आर्मेचर। क्या बोलते हैं बेटा, आर्मेचर बोलते हैं, जिसके ऊपर चारों तरफ से उसके ऊपर जो होते हैं बेटा क्या कहते हैं, सारे के सारे जो कॉइल होते हैं वो उसी के ऊपर अटैच रहते हैं, और वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहता है, रोटेट करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे कॉइल को। अगर वो ना हो तो कॉइल का जो सपोर्ट होगा वो होगा ही नहीं बेटा। जब कॉइल का सपोर्ट नहीं होगा ना, तो वो घूमेगा किसके किसके मैंने सपोर्ट पे, मैंने किसके ऊपर घूमेगा। तो ये घूमने का सपोर्ट देने का काम बेटा आर्मेचर का, आर्मेचर जिसको बोलते हैं शाफ्ट भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। वो आर्मेचर जो होता है उसको हम शाफ्ट भी बोलते हैं, जो बिल्कुल रॉड की तरह होता है, स्टार्टिंग से लेके आर पार हुआ रहता है, मतलब दोनों तरफ मौजूद होता है बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा एसी जनरेटर। अब हम लोग बात करेंगे डीसी जनरेटर की वर्किंग की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो लगभग दोनों का सेम है, बस माइनर डिफरेंस था, ठीक है। तो डीसी जनरेटर का क्या केस है कि उनका ना बेटा जो ये होता है जो स्प्लिट रिंग पे अटैच होता है, ठीक है। ये वाला जो सीन होता है स्प्लिट रिंग पे होता है, यानी दोनों रिंग अलग अलग होती है, अलग अलग पोल से जुड़ी होती है। ये बिल्कुल समझ लो बेटा कि ये मोटर है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने मोटर पढ़ा था ना, वो मोटर ही है, बस मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो मैकेनिकल बनाता है, और मोटर में जब आप मैकेनिकल करोगे ना तो वो इलेक्ट्रिकल बनाएगा। यानी कभी भी अगर आपके पास मोटर है बेटा और मोटर को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो उसमें से बिजली प्रोड्यूस होगी। आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप चेक कर सकते हो, उसमें से बिजली प्रोड्यूस होके ही रहेगी, ओके। चले तो अभी बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा,
और सेम सेम लगेगा क्या, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, क्योंकि यहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जनरेटर है। तो ये वाला केस बेटा यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड और ये क्लॉकवाइज है, ये मैंने सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे जाएगा बेटा ऐसे करके, तो ये ऊपर की तरफ आएगा तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा। फिर ये करंट यहाँ से होते हुए इस वाले साइड में जब हम बात करेंगे तो इस वाले साइड में क्या होगा बेटा, इस वाले साइड में कुछ इस तरीके से आएगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऐसे। तो ये करंट बेटा कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। क्या मतलब कि एक जो पोल होता है उससे हम प्लस निकाल पाते हैं और दूसरे वाले पोल से हम लोग माइनस निकाल पाते हैं, क्योंकि स्प्लिट रिंग कंटिन्यूसली क्या होता है बेटा, स्प्लिट होता रहता है। लेकिन स्लिप रिंग क्या होता है, स्लिप रिंग अपना जो पोल होता है बेटा, अपना ये जो रिंग होता है ना वो चेंज नहीं करता, रिंग उसका फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा ना कि रिंग फिक्स नहीं होता है, स्प्लिट रिंग में वो अलग अलग रिंग होता है। तो जो कॉइल होता है ना बेटा कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, मतलब स्लिप करते रहते हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर, कार्बन ब्रश के ऊपर। ठीक है, तो कार्बन ब्रश क्या करता है बेटा, कार्बन ब्रश हमें वहां से पोटेंशियल निकालने की कोशिश करता है, यहाँ से करंट, तो इस वाले साइड से प्लस निकलता है और इस वाले साइड से माइनस निकलता है। आप देख सकते हो गैल्वेमीटर में प्लस माइनस इंडिकेशन है जो बताता है कि हाँ ये डीसी करंट है। क्लियर। तो अब वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बत्ती लगाओगे ना, तो बत्ती जब लगाओगे तो इधर लगाओगे तो प्लस बत्ती लगाना, इधर माइनस लगाना तो बत्ती ग्लो करेगा। अभी उल्टा लगा दोगे तो बत्ती ग्लो नहीं करेगा। पर इस वाले केस में लगाओगे तो बेटा जानते हो क्या होगा, इस वाले केस में लगाओगे जब बत्ती, तो जब करंट इधर प्लस रहेगा इधर माइनस तो ग्लो करेगा, और जब उधर माइनस और इधर प्लस तो बुझ जाएगा, ग्लो बुझ जाएगा, ग्लो बुझ जाएगा, भुगजुगिया बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये वाला सीन था बेटा हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर का एसी और डीसी जनरेटर का पार्ट। वैसे बेटा मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग जब हम लोग इसके बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये हम लोग ने बोर्ड के ऊपर बना के दिखाया आपको, फिर हमारी टीम ने बेटा मिलके इसको हम लोग 3D प्रोजेक्ट करके एक सेपरेट वीडियो में हम लोग 3D प्रोजेक्शन से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे और भी चीज़ों के अंदर बातें होती हैं। क्योंकि हम लोग बेटा 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, लेकिन हाँ जो इसका मेन प्रिंसिपल है बेटा वो हमने जाना जरूरी है कि आखिर इसकी वर्किंग कैसे होती है। क्योंकि आप एक बार वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन जान जाओगे तो आपके सामने 3D आ जाए, 4D आ जाए, 5D आ जाए, फिर भी आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि हाँ इसका प्रयोग कैसे हुआ है और कैसे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो अभी हम लोग बात करें बेटा, हम लोग आखिरी इसका जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक सर्किट का। अब डोमेस्टिक सर्किट से देखिए, डोमेस्टिक सर्किट स्टार्ट करने से पहले बेटा एक और चीज बता दूं कि हम एसी करंट या डीसी मतलब एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर बेटा दोनों के जनरेटर में हम लोग पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पावर इंक्रीज करने का तरीका है कि या तो हम नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दें, साइड के मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दें, दोनों केस में है बेटा मैं दोनों केस में बता रहा हूँ। ठीक है, या तो इस कॉइल की नंबरिंग बढ़ा दें या तो हम मैग्नेट जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर दें। ठीक है बेटा, और उसमें हम अंदर कॉइलिंग में सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करें। तो ये दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं। या एक और पॉइंट है बेटा कि हम इसकी स्पीड को जो घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज उसकी स्पीड को बढ़ा दें। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको ऐसा करने की वजह से हमारे एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर की पोटेंशियल और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। मैं उसको मेंशन कर देता हूँ बेटा। पहला क्या है, जब हम मैग्नेट की वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग बढ़ा दें बेटा। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ कॉइल क्या हो जाए, बढ़ा दें बेटा। ठीक है, और तीसरा जो रोटेशन स्पीड है बेटा उसको भी क्या करते हैं, बढ़ा दें। जब ऐसा करेंगे तो इसका इफेक्ट हमारे जनरेटर पर पड़ेगा और हमें अधिक करंट मिलेगा। क्लियर। तो ये थी बेटा हमारी जनरेटर से रिलेटेड आखिरी पॉइंट। अब इसका यूज भी जान लेते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले डोमेस्टिक सर्किट एसी जनरेटर का यूज करते हैं हम लोग टरबाइन में जहाँ पे पंखे नसते हैं और वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है और हमारे घरों में ट्रांसफार्मर के रास्ते से आती है, वहाँ पे एसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। और डीसी का प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा, डीसी का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें डीसी की आवश्यकता होती है। तो वैसे भी डीसी मोटर्स और इनका जो प्रयोग होता है बेटा वो कोल माइंस में। क्यों, वैसे डीसी मोटर बेटा बहुत ही स्ट्रांग मोटर होता है। रेलवे में भी डीसी मोटर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीसी मोटर्स, डीसी जनरेटर, यानी जहाँ पे काम बहुत हैवी हो, हैवी का मतलब बेटा बहुत लोडेड काम हो, वहाँ पे हम लोग डीसी से चीज़ों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि डीसी जो मोटर्स होते हैं, डीसी जनरेटर्स होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है बेटा, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, मतलब कि वो
एकदम कॉन्टिन्यूटी के साथ एकदम स्ट्रेटली बढ़ते रहते हैं। जबकि अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग तो ये भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जाके हाथों से रोक दोगे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कंपेरिजन तुलना में देखें तो जो एसी मोटर्स हैं वो डीसी मोटर्स से थोड़े से कमज़ोर होते हैं पावर के मामले में, ठीक है, लेकिन डीसी मोटर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इसलिए रेलवे इंजन्स के अंदर हम लोग डीसी मोटर्स या डीसी जनरेटर का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि डीसी जनरेटर्स ऑलवेज स्ट्रांग। ओके, चलिए अभी चर्चा करते हैं बेटा हम लोग डोमेस्टिक सर्किट की बात करेंगे। तो डोमेस्टिक सर्किट में अगर हम लोग चर्चा करें तो देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या है। अब डोमेस्टिक सर्किट की बात करें बेटा तो सबके घरों में भाई बिजली आती होगी, सबने बिजली का मीटर लगवाया होगा, बिजली आती होगी, पेमेंट करते होंगे। तो जो बिजली आती है हमारे घरों में तो हमारे घर के अलग अलग जगहों में कनेक्शन होता है। सब हर रूम में बोर्ड लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, लाइट लगी होती है। फिर एक घर में मेन पावर हाउस होता है, उसमें मीटर लगा होता है जिसमें बिजली की रीडिंग होती है कि भाई कितना बिजली आपने यूज़ करा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मेन बोर्ड, मेन स्विच लगा होता है और भी फ्यूज वूज लगा होता है उसके अंदर। तो ये सब का जो कॉम्बिनेशन होता है ना बेटा उसी को कहते हैं ना डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट इसी को कहते हैं। अब डोमेस्टिक सर्किट का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इन डोमेस्टिक सर्किट की वजह से जिसको हम लोग किस में ऐड चेक करते हैं हम लोग, उसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं हम लोग। हमारा डोमेस्टिक जो सर्किट होता है बेटा ना उसको हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, हम सीरीज में कभी कनेक्शन नहीं करते। किस में करते हैं? पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्शन करने का प्रॉफिट ये है कि अगर बाय द वे घरों में कहीं एक आध दो जगह कहीं फॉल्ट हो गया तो पूरी घर की लाइट बंद नहीं होगी, जहाँ पे फॉल्ट होगा वहीं पे प्रॉब्लम होगी, वहीं का सब कोई समस्याएं क्रिएट होंगी, बाकी हम वहाँ पे सही करके और उसको फिर से रिक्योर करके फिर से ऑन ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सीरीज में होता तो एक बल्ब फ्यूज होता घर में, पूरी घर की बत्ती गायब, इसलिए सीरीज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वैसे हमारे घरों में डोमेस्टिक सर्किट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बल्ब है, वायरिंग है, आपका अर्थिंग है और फ्यूज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। तो इन्हीं सब इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर चर्चा हम लोग करते हैं। तो डोमेस्टिक सर्किट में बात करें सबसे बेटा अर्थिंग की। अर्थिंग क्या होता है? तो वैसे घरों में जब बिजली कनेक्शन होता है तो उसमें 3 तरह की वायरिंग का प्रयोग करते हैं। एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर और एक होता है बेटा ग्राउंड वायर। लाइव वायर क्या होता है? लाइव वायर वो होता है बेटा जिसके अंदर से एक्चुअल लाइट प्रोड्यूस करती है, अक्सर मैंने जो रियलिटी में जो लाइट मूव करती है, जिसके अंदर से असली वाली लाइट जो बहुत ही खतरनाक होती है, वो किस में मूव करती है? लाइव वायर में। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल कंटिन्यूटी यानी कि पूरे सर्किट को कंप्लीट करने में क्या करता है? न्यूट्रल हेल्प करता है। इसमें भी लाइट फ्लो करता है पर उतना नहीं करता है, बहुत ही नॉर्मल सा करता है, ठीक है। यानी कि हमारे कंपेरिजन में नहीं, हमें तो लाइट मार ही देगा वो भी, लेकिन अगर लाइव के अपेक्षा में देखें कंपेरिजन में तो हम समझ सकते हैं कि न्यूट्रल के अंदर लाइव से थोड़ा कम इफिशियंसी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या हो सकता है? तो अक्सर ना हमारे घरों में जो भी डिवाइसेस होते हैं बेटा ना वो उसमें 3 प्लग होता है। 3 प्लग का मतलब 2 छोटे छोटे प्लग होते हैं और एक बीच में बड़ा वाला प्लग होता है। तो आपने कभी सोचा कि वो बड़ा वाला प्लग क्यों दिया जाता है? चाहे आप एसी देख लो, फ्रिज देख लो, जितने भी हैवी अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, एसी और भी जितने भी हैवी हैं बेटा, माइक्रोवेव, ओवन, ये सब चीज़ें जो भी हैं उसमें 3 प्लग क्यों आते हैं? उसमें 2 प्लग क्यों नहीं देती कंपनी? तो 3 प्लग इसलिए देती है बेटा, तीसरा प्लग होता है ग्राउंडिंग के लिए। ग्राउंडिंग का मतलब जो हमने यहाँ पे बेटा मेंशन किया ग्राउंडिंग। अब ग्राउंडिंग क्या होता है? मान लो कि जो हैवी अप्लायंसेस बेटा जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, मान लो कभी गलती से उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट हो गया और जो लाइव न्यूट्रल वायर है वो लाइव वायर और जैक के बॉडी में टच हो गया, मतलब उसकी बॉडी में, और आप गए टच करने के लिए, आपको मार दिया, आपका काम खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है बेटा, जय श्री राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन जो है इसलिए जो ना हो, मतलब कि जो ना हो, ये सब घटनाएं आपके संग ना घटें, तो इसलिए हम लोग ग्राउंड वायर का प्रयोग करते हैं। तो अक्सर हमारे गांव में या फिर बहुत नॉर्मल जगहों में ग्राउंडिंग वायर कोई नहीं लगाता है, ठीक है, कहता है भैया ढेर पैसा लगेगी। लेकिन आप चले जाएंगे बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार्स में, 2 स्टार्स में या शहरों में, तो लोग अक्सर ग्राउंडिंग वायर का प्रयोग करते हैं क्योंकि समझते हैं कि ग्राउंडिंग का सेफ्टी की आवश्यकता बहुत है, ठीक है। क्योंकि भाई लाइट तो कहीं भी उतर सकती है, कभी भी किसी बॉडी में आ जाएगी, कोई गारंटी तो है नहीं कि भाई हम पूछ के बताएगी देखो हम आ गए हैं, छूना मत हमको, ऐसा तो कहेगी नहीं, ठीक है। तो ये जो सीन है जो अर्थिंग वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक तीसरा वायर होता है बेटा अर्थिंग वायर, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंडिंग। लाइव वायर रेड कलर का होता है बेटा, ठीक है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है और ग्राउंड जो वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये 3 कलर की वायरिंग से हम पूरे घर में क्या करते हैं? अपनी बिजली की वायरिंग करवाते हैं। और वैसे हम लोग को भी अपने घरों में ग्राउंडिंग वायर लगवाना चाहिए क्योंकि कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है बेटा, ठीक है, इसलिए खतरा वाला काम नहीं।
ओके। अब ऐसे ग्राउंडिंग वायर अगर होगा तो आपको कैसे बचा लेगा, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो जब ग्राउंडिंग वायर होता है ना बेटा, जब मान लो कि बॉडी में बिजली आ गई और जो ग्राउंडिंग वायर होता है ना वो बॉडी से अटैच होता है, यानी कि उस पूरे सिस्टम के बॉडी से जहाँ पे आपको फिजिकल टच होना है। तो जो ही वो लाइव वायर का करंट आ जाएगा आपके बॉडी में, तो ही ग्राउंडिंग्स के रास्ते वो कहाँ चला जाएगा, फिर से जमीन में चला जाएगा। तो आपको ओवरऑल करंट लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, आप हैवी करंट से बच जाएंगे और आपका जीवन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ओके, ठीक है। तो आप लोग भी ग्राउंडिंग का भविष्य में अगर आपने अपना घर बनवाया उसके अंदर ग्राउंडिंग वायर का जरूर प्रयोग करेंगे, क्योंकि याद रखेंगे बेटा मैंने कहा है आपका जीवन बहुत ही अनमोल है। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे अर्थिंग के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज की आवश्यकता क्यों है हमारे डोमेस्टिक वायर सर्किट के अंदर? तो भाई कभी कभी क्या होता है कि घरों में आग लग जाती है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज लाइट आ जाती है। लेकिन जब लाइट घरों में कितनी आती है, वो आती है बेटा 220 वोल्ट। कितनी आती है? 220 वोल्ट इंडिया में। वैसे बाहर के देशों में बात करें तो वहाँ पे 250 वोल्ट भी लाइट आती है, लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में 220 वोल्ट वोल्टेज पोटेंशियल आता है हमारे इंडिया में। और मान लो कभी कभी गलती से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और 450-500 वोल्ट आ गया, तो उस केस में क्या होगा भाई, घर में जितने भी डिवाइसेज आप खरीदोगे ना बेटा, चाहे वो मोबाइल ले लो, चाहे वो चार्जर ले लो, चाहे वो टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, उन सब पे कभी देखा ना पीछे डब्बे पे उसके स्टिकर पे लिखा होगा 220 वोल्ट ऑपरेट। ऑपरेट कितने पे होगा? 220 वोल्ट पे। और सोचो 400 वोल्ट लाइट आ गई, झेल पाएगा? वो नहीं झेल पाएगा, वो उड़ जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, उसके अंदर सर्किट शॉर्ट हो जाएगी, उसका सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका बहुत सारा नुकसान होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम होता है ना बेटा, बहुत पतली सी वायर होती है, लगी होती है, और जो ही बहुत हाई करंट आता है घरों में, वो वायर टूट जाती है और घरों का जो नुकसान होता है वो बच जाता है, केवल इसी की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। वैसे तो बेटा पहले जो फ्यूज होते हैं वो नॉर्मल वायर वाले होते थे, जैसे वायर लेके और लपेट के और लगाना होता था। लेकिन अब नए ज़माने में फ्यूज को अपडेट कर दिया गया है। अब वो फ्यूज नहीं रह गया बेटा, अब उसको कहते हैं लोग एमसीबी। नया तरह का आ गया, अपडेटेड वर्जन आ गया एमसीबी। उसमें करंट लगने का भी खतरा नहीं है। अब हाथ से छुए, कहीं गलती से कहीं ग्राउंड राउंड हो गया, कट टच हो गया तो काम खत्म हो गया। फ्यूज के चक्कर में तुम भी डिफ्यूज हो जाओगे बेटा, ठीक है, दुनिया से। तो इसलिए एमसीबी लगाते हैं। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी बेटा जो बिल्कुल फ्यूज की तरह ही होता है, इस समय मॉडर्न जमाने का फ्यूज है ये एमसीबी। इसका काम होता है कि जब भी हाई वोल्टेज करंट आता है ना, तुरंत ये क्या करता है, ट्रिप हो जाता है, यानी कट जाता है, बंद हो जाता है। फिर आप जाके घर का जो समस्या है या फिर जो जब बिजली फिर से डाउन अपने नॉर्मल पे आएगी, फिर आप जाके ऑन करोगे और आपके घर में फिर से बिजली आने लगेगी। तो बेटा एमसीबी का प्रयोग इस समय बहुत ही कॉमनली हो गया है, हर जगह लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जान से बेहतर, जान से महंगा थोड़ा ना है बेटा। ठीक है, अपना जीवन रहेगा तो कितने एमसीबी लग जाएंगे। ओके, तो इसलिए एमसीबी का प्रयोग भी घर में इस समय बहुत कॉमनली तरीके से होने लगा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज जो पहले वाले नॉर्मल वाले होते थे, उनका भी प्रयोग ऐसा नहीं कि बंद हो गया बेटा, उनका भी प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह उन्हीं की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि इतने भी हैवी हम अभी तक बना नहीं पाए हैं एमसीबी कि जो जाके मेन जहाँ से बिजली प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे एमसीबी लगाया जा सकता। ठीक है, वो उस पर भी क्रिएशन चल रहा है बेटा, उसको भी जब फॉर्मेशन कर लें तो हर जगह एमसीबी सिस्टम हो जाएगा। हर जगह खाली टिप 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 ऑन करना रहेगा, और बंद हो जाएगा तो फिर टिप 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 ऑन करना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्रिएशन में है, लेकिन अभी भी बहुत पावर हाउसेस के अंदर बेटा अभी भी वो वाले फ्यूज जो जिसमें तार लपेटने वाले होते हैं ना, वो वाले फ्यूज का प्रयोग अभी भी किया जा रहा है। ठीक है, आप अपने आसपास के पावर हाउस में जाके उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं हो कि नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया बेटा। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक और बात चर्चा कर लेते हैं कि इस समय जो नॉर्मल घरों में जो फ्यूज होते हैं ना बेटा, घरों में क्या डिवाइसेज में, हमारे सामानों में एक छोटा छोटा फ्यूज होता है जिसको बोलते हैं ग्लास फ्यूज। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ग्लास फ्यूज। इसको बोलते हैं कार्ट्रिज फ्यूज। क्या बोलते हैं? कार्ट्रिज फ्यूज कहते हैं बेटा। ठीक है, छोटा सा होता है, इतना छोटा। ठीक है, इन्वर्टर में लगता है पीछे, या फिर डिवाइसेज में लगता है, शीशे का होता है, और अंदर अंदर एक पतला सा मेटल का वायर गया होता है, मेटल नहीं अलॉय होता है बेटा। ठीक है, लेड टिन का अलॉय होता है, और वो इतना उसको कमजोर बनाया जाता है कि ज़्यादा लाइट आए तो पिघल जाए, ताकि हमारा डिवाइस नुकसान ना हो। तो बेटा फ्यूज कई जगह कई तरह का लेवल लगा है, सामान के अंदर भी लगा होता है, घरों में भी लगा होता है, पावर हाउस में भी लगा होता है, हर जगह लगा होता है, ताकि बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये कार्ट्रिज फ्यूज बेटा लेड टिन अलॉय का बना होता है। वो अलॉय ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा करंट आ गया तो तुरंत पिघल के काम खत्म हो जाएगा उसका, यानी कि आपका डिवाइसेस को बचा देगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग 2 रुपये के चक्कर में
क्या करते हैं कि उसके ऊपर वायर बांध के और उसको खोस देते हैं। और जब वायर बांध दिया तो अब अगली बार जब तेज लाइट आएगी तो वो सह लेगा, एकदम आराम से करंट पास करेगा, आपका डिवाइस उड़ जाएगा। तो 2 रुपये के चक्कर में 2 हज़ार नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमेशा फ्यूज के बदले बेटा आप फ्यूज ही बदलें, उसके ऊपर कारीगरी तंग क्यों ना करें, ठीक है। आपके सामान की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो जाता है बेटा कार्ट्रिज फ्यूज। अब कार्ट्रिज फ्यूज और एमसीबी के बाद हम बात करते हैं बेटा दो चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज में, वो है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। यानी हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 2 चीज़ों से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट ये होता है जब बेटा लाइव वायर, ठीक है, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में टच हो जाते हैं गलती से, तो घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट जो ही होगा, ओवरलोड जो ही होगा, तुरंत फ्यूज क्या हो जाएगा बेटा, ब्लास्ट हो जाएगा और घर में लाइट क्या हो जाएगी, कट जाएगी। फिर हमें जहाँ से पता चलेगा वहाँ पे जाएंगे, हम जाके वहाँ पे रिपेयर करेंगे और फिर से सही करके लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बेटा व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों आपस में टच कर जाएंगे तो वहाँ पे होता है बेटा शॉर्ट सर्किट, जिससे फायर भी हो सकता है, घरों में आग लगती है, होटलों में आग इसी तरीके से लग जाती है बेटा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। वो पानी नहीं छींटते बेटा, ठीक है। पानी छींटोगे तो क्योंकि जैसा कि ये करंट का फायर होता है, तो करंट का फायर पानी छींटने से आपको करंट लग सकता है और आपका जीवन समाप्त भी हो सकता है। इसलिए कभी भी बिजली वाले कंडीशन के फायर में पानी का प्रयोग नहीं करना बेटा, ठीक है। आप कंबल का प्रयोग कर सकते हो, बालू का प्रयोग कर सकते हो, आप मिट्टी का प्रयोग कर सकते हो बेटा, आप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन पानी का प्रयोग कभी भी नहीं करना बिजली के तार से जब आग लगे, वरना सामान के साथ जीवन भी चला जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, ये यमराज बगल में बैठ के कहेगा आ। चल, तो शॉर्ट सर्किट हो बेटा। अब बात करते हैं ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग क्या है? तो अक्सर ये बेटा इंडिया में ही बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बाहर के देशों में नहीं इतना देखने को मिलता, लेकिन इंडिया में बहुत इंटेलिजेंट पीपल रहते हैं ना, इस वजह से होता क्या है कि एक ही प्लग है, गलती से मान लो घर में कनेक्शन करवाया और गलती से एक ही प्लग आगे लग गया। उस समय कुछ और सोचा था, अब मूड बदल गया तो एक ही प्लग लगाया, अब कैसे इतना सारा सामान खोसे हैं उसमें, तो क्या करेंगे, बाजार में से जाएंगे खरीद के 5 पिन प्लग लाएंगे, ठीक है। तो 5 पिन प्लग वो खोसेंगे, उसके बाद एगो ऊपर से, साइड से, नीचे से, ऊपर से, हेतरे होतरे खोस के बेचारे प्लग का आज तक आगे खो जाएगा बेटा। प्लग अब जान लो भैया, तोड़ लो जाम के, प्लगवा कहता है अंदरवा से बेटा, वो सुनने की बात है, आप सुन सकते हैं उसको, ठीक है। अब सोचो एक प्लग से 10 गो प्लग खोस दोगे, जबकि उसकी क्षमता ही नहीं है 10 गो प्लग झेलने की, उसको बनाया गया है बस एक प्लग के लिए, और आप 10 प्लग खोसोगे तो क्या होगा, ओवरलोड होगा, और ओवरलोड की वजह से हीट होगा, और हीट की वजह से वहाँ पर भी आग लग सकती है बेटा, ठीक है। इसलिए ओवरलोडिंग से हमेशा बचें और अलग से बोर्ड खरीद के लाएं, ताकि आपको ओवरलोडिंग की समस्या ना हो और घर में आग ना लगे। ओके, ये था बेटा हमारा शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। दोनों बहुत ही हानिकारक हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा हैजार्ड, यानी कि बिजली से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिजली का जब गड़बड़ हो जाता है या तो उसे आग लग जाती है, बिजली से करंट लग सकता है, बिजली से बहुत सारे ब्लास्ट हो सकते हैं, बिजली से हमारे डिवाइसेस नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारे बेटा हैजार्ड हैं उनके। आप बिजली को अगर जाके टच करोगे, ऐसे हाथ भींगा हुआ है पानी से और जाके आपने स्विच ऑन करने की कोशिश की, तो वहाँ पे करंट का झटका लग सकता है। बिजली टच होने से बेटा वहाँ पे जल सकता है, आप अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं, फिर आप मेरी ये वाली कहानी सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए बिजली से हमेशा बच के रहें। बिजली का मतलब बेटा इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था मैं, ओके। चलो, नेक्स्ट है प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो जब भी कुछ घर में प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाए, या कहीं वायर बस्ट हो जाए, या कहीं जोड़ना हो, तो सबसे पहले घर की मेन वायरिंग बंद करो, उसके बाद उस पर वर्क करो, ठीक है। वरना घर की मेन वायरिंग ऑन है, आपने क्या टच किए, आप निकल लिए, ठीक है, तो वहाँ पे टीवी देखने के बजाय अब वहाँ पे मातम बनेगा घर पे, ओके। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग केयर करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, कभी भी वेट हैंड से स्विच सॉकेट को नहीं छुएंगे, हमेशा हाथ को पोंछेंगे फिर स्विच सॉकेट को छुएंगे। नंगे पाँव से स्विच सॉकेट को नहीं टच करेंगे। कभी भी बरसात के टाइम में नंगे पाँव में नहीं रहेंगे, क्योंकि बरसात के टाइम में कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमेशा जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क करें तो हाथों में ग्लव्स और पैरों में ग्लव्स पहन के ही वर्क
करें ताकि आपको करंट का झटका ना लगे। ठीक है बेटा। और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो घरों में जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है तो कृपया इंजीनियर बनने की कोशिश मत करें, वरना टू लेट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जाके मार्केट में से इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और उसका काम उसी को करने दें। ठीक है, दूसरों का काम करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हाँ, पैसा हमारा ढेर हो सकता है, ढेर खर्चा हो जाएगा, समझ ना क्या, पूरा कुल एक नंबर, हाँ, कहीं 10-20 हज़ार 25-50 हज़ार खर्चा हो जाएगा। ठीक है, थारी 100-200 रुपये के लिए 25 हज़ार खर्चा नहीं करवाइए, हाँ, घर का। और जो प्रॉब्लम होगा इमोशनल वो अलग से। तो ये था बेटा हमारा प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे करके बेटा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो जाता है समाप्त। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हमारे व्हाट्सएप चैट पे कांटेक्ट करें हमसे, और फिर हम लोग हमारी टीम आपके सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। चलते हैं बेटा, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।